दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक एक्शन मूवी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की रक्षा करने में लगा दी। लेकिन जब उसकी अपनी बेटी की जान खतरे में पड़ती है, तब वह अकेला ही पूरे सिस्टम और दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों से टकरा जाता है। आखिर वह ऐसा क्यों करता है? आइए जानते हैं इस दमदार कहानी में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहां चुनाव होने वाले थे, लेकिन गांव के लोग वोट डालने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आखिर वे अपना वोट क्यों नहीं देना चाहते। गांव वाले बताते हैं कि इलाके के गुंडों ने उन्हें धमकी दी है। अगर उन्होंने वोट देने की कोशिश की तो पहले उनकी बेरहमी से पिटाई होगी और बाद में पूरे परिवार को परेशान किया जाएगा। इसी डर की वजह से कोई भी मतदान केंद्र तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस अधिकारी उनकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊं जिसने अकेले पूरे सिस्टम को बदल दिया था, तो शायद तुम्हारे अंदर भी डर की जगह हिम्मत आ जाएगी। यहीं से शुरू होती है थलापति की कहानी। दृश्य बदलता है और अब हम एक सेंट्रल जेल देखते हैं। उसी दिन कुछ नए कैदियों को जेल में लाया गया था। एक कांस्टेबल जेलर से पूछता है कि क्या सभी कैदियों को एक ही ब्लॉक में भेज दिया जाए। जेलर पहले तो हां कह देता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आता है। वह तुरंत दोबारा फोन करके पूछता है, उन नए कैदियों में कोई वीआईपी तो नहीं है? कांस्टेबल जवाब देता है कि उनमें किशोर नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन भी है। पहले वह एक राजनीतिक पार्टी को फंड देता था, लेकिन सरकार बदलते ही उसे जेल में डाल दिया गया। यह सुनते ही जेलर घबरा जाता है। उसे पता था कि उसी ब्लॉक में कुछ खतरनाक अपराधी भी भेजे गए हैं, लेकिन कांस्टेबल मुस्कुराकर कहता है, सर चिंता मत कीजिए, उसी ब्लॉक में थलापति भी है। यह सुनते ही जेलर चैन की सांस लेता है। उधर जैसे ही नए कैदी ब्लॉक के अंदर पहुंचते हैं, वे सीधे किशोर पर हमला कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वे असली कैदी नहीं, बल्कि भेष बदलकर आए हुए गुंडे थे, जिनका मकसद सिर्फ किशोर की हत्या करना था। लेकिन तभी ब्लॉक के कोने से एक आदमी धीरे धीरे उठता है। वह था थलापति। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। अगले ही पल वह अकेला ही सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। कुछ ही मिनटों में एक एक करके सभी हमलावर जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। पूरा ब्लॉक बिल्कुल शांत हो जाता है। किशोर की जान बच जाती है। वह थलापति का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो एक बार जरूर याद करना। उसी समय कांस्टेबल भी वहां पहुंच जाता है। वह अपनी आंखों से यह सब देखकर हैरान रह जाता है। जिज्ञासा में वह थलापति की फाइल निकालकर देखने लगता है। फाइल पढ़ते ही वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि थलापति को जेल भेजने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां थी। यह देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक मां को अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। दोस्तों, अगर आपकी बेटी या परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, तो क्या आप उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखते हैं कि थलापति की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान थलापति को खबर मिलती है कि उसकी मां अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं और मरने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती है। नियमों के अनुसार किसी भी कैदी को इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन जेलर इंसानियत दिखाते हुए उसे कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दे देता है। थलापति तुरंत अपनी मां के पास पहुंचता है। जैसे ही उसकी मां उसे आखिरी बार देखती है, वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। थलापति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वापस जेल लौटते समय जेलर का धन्यवाद करता है, क्योंकि अगर उसने अनुमति न दी होती तो शायद वह अपनी मां से आखिरी बार कभी मिल ही नहीं पाता। जेलर की एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम था विजी। विजी अक्सर जेल आती रहती थी और धीरे धीरे उसकी और थलापति की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही रिश्ता
एक पिता और बेटी के रिश्ते में बदलने वाला है। इसी दौरान थलापति की नजर एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में एक महिला आर्मी की वर्दी पहने खड़ी होती है। थलापति जेलर से पूछता है, ये फोटो किसकी है? जेलर बताता है कि वह उसकी पत्नी थी। उसका सपना था कि वह सेना में एक बड़े पद तक पहुंचे, लेकिन बेटी विजी के जन्म के बाद उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए। कुछ समय बाद एक हादसे में उसकी मौत हो गई। अब उसका सिर्फ एक सपना बाकी रह गया था कि उसकी बेटी एक दिन आर्मी ऑफिसर बने। यह सुनकर थलापति मुस्कुरा देता है और कहता है, तो फिर विजी एक दिन जरूर आर्मी ऑफिसर बनेगी। लेकिन जेलर का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। थलापति कारण पूछता है। तभी जेलर पास रखी एक ट्रे नीचे गिरा देता है। आवाज सुनते ही विजी घबराकर दौड़ती हुई वहां आ जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वह बुरी तरह डर जाती है। यह देखकर थलापति हैरान रह जाता है। जेलर बताता है कि जब विजी बहुत छोटी थी तब उसने अपनी मां की मौत अपनी आंखों से देखी थी। उसी दिन से उसे पैनिक अटैक आने लगे। छोटी सी आवाज या डरावनी घटना भी उसे बुरी तरह डरा देती है। इसी वजह से वह आर्मी में नहीं जा सकती। ये सुनकर थलापति को विजी के लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद थलापति देखता है कि जेलर कई दिनों से जेल नहीं आया। वह सोच में पड़ जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उसने नियमों के खिलाफ जाकर थलापति को उसकी मां से मिलने की अनुमति दी थी। लेकिन सस्पेंड होने से पहले जेलर एक काम कर चुका था। 15 अगस्त पर जिन कैदियों की रिहाई होनी थी, उनकी सूची में उसने थलापति का नाम भी शामिल कर दिया था। आखिरकार 15 अगस्त के दिन थलापति जेल से रिहा हो जाता है। जेल से बाहर निकलते ही वह सबसे पहले जेलर के घर जाता है। विजी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी समय कहानी अचानक अफ्रीका चली जाती है। वहां एक खतरनाक कैदी जॉन को जेल में लाया जाता है। जेल के दूसरे कैदी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बिना डरे अकेला ही सभी पर भारी पड़ जाता है। तभी बाहर से उसके हथियारबंद लोग जेल पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी जेल युद्ध का मैदान बन जाती है। जॉन अपने आदमियों के साथ वहां से आसानी से फरार हो जाता है। जेल से निकलते ही जॉन के बॉस का फोन आता है। वह कहता है कि उनका अगला मिशन शुरू होने वाला है। उन्हें एक देश की सरकार गिरानी है। जॉन बिना देर किए इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उधर भारत में जेलर किसी जरूरी काम से बाहर निकलता है। जाने से पहले वह थलापति से कहता है, मैं लौट कर आता हूं, तब तक विजी का ध्यान रखना। और एक बात, मेरी पत्नी का कमरा कभी मत खोलना। अगर विजी ने वहां की पुरानी चीजें देख लीं तो उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा। थलापति उसकी बात मान लेता है, लेकिन रास्ते में जेलर का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर मिलते ही थलापति तुरंत अस्पताल पहुंचता है। जेलर आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह थलापति का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसका सपना पूरा करना। उसे एक दिन आर्मी ऑफिसर जरूर बनाना। इतना कहकर जेलर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। थलापति की आंखें नम हो जाती हैं। उसी पल वह मन ही मन फैसला करता है कि आज से विजी सिर्फ जेलर की बेटी नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी है। धीरे धीरे समय बीतता है। कई साल गुजर जाते हैं। अब छोटी सी विजी बड़ी हो चुकी थी। वह आज भी थलापति को अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन थलापति उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानता था। कॉलेज में विजी का एक दोस्त था जिसका नाम कार्तिक था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन एग्जाम खत्म होने के बाद विजी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने के लिए निकलती है। उसी समय रास्ते में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश की नजर उस पर पड़ती है। उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह जानबूझकर अपनी गाड़ी विजी की गाड़ी से टकरा देता है। फिर उल्टा उसी पर गलती का आरोप लगाकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। विजी घबरा जाती है, लेकिन पुलिस वाला होने की वजह से उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरी में उसके साथ चल पड़ती है। उधर विजी की एक दोस्त यह सब देख लेती है। उसे सुरेश पर पहले से ही शक था। वह तुरंत अपनी मौसी कायल, जो एक पत्रकार थी, उसे फोन करके सारी बात बता देती है। कायल तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करती है,
लेकिन वहां से उसे पता चलता है कि सुरेश विजी को लेकर वहां पहुंचा ही नहीं है। बस यही सुनते ही कायल समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वह बिना देर किए थलापति को फोन करती है और पूरी बात बता देती है। यह सुनते ही थलापति तुरंत सुरेश को कॉल करता है। वह शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, जिस लड़की को तुम अपने साथ लेकर गए हो वह मेरी बेटी है। उसके साथ कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में अच्छी तरह पता कर लेना। सुरेश पहले तो हंसता है, लेकिन जैसे ही वह थलापति का नाम सुनकर उसके बारे में जानकारी निकालता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पता चलता है कि थलापति वही इंसान है जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी भी कांपते हैं। डर के मारे वह तुरंत थलापति को दोबारा फोन करता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन थलापति उसे कोई सजा नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब विजी को वही फिल्म दिखाओ जिसके लिए वह निकली थी और उसे सुरक्षित घर छोड़कर आओ। सुरेश बिल्कुल वैसा ही करता है। फिल्म खत्म होने के बाद वह विजी को सही सलामत घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर थलापति आखिरी बार उसे चेतावनी देता है, अगर दोबारा मेरी बेटी की तरफ गलत नजर उठाई तो उसके बाद क्या होगा तुम खुद सोच भी नहीं सकते। सुरेश डर कर वहां से चला जाता है। इसी बीच कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। पाकिस्तान से एक बड़ा जहाज तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा होता है। उस जहाज में भारी मात्रा में हथियार छिपाकर लाए जा रहे थे। भारतीय नेवी को इसकी जानकारी मिल जाती है। नेवी जैसे ही उस जहाज को घेरती है, उन्हें लगता है कि वे हथियारों की तस्करी रोक लेंगे, लेकिन अगले ही पल जहाज से जॉन और उसके हथियारबंद लोग बाहर निकल आते हैं। उनके पास बेहद आधुनिक हथियार थे। वे बिना कोई मौका दिए नेवी के जवानों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में कई जवान शहीद हो जाते हैं और जॉन अपने लोगों के साथ भारत में घुसने में कामयाब हो जाता है। इस हमले की खबर पूरे देश में फैल जाती है। सरकार तुरंत जांच के आदेश देती है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल पाता कि इस हमले के पीछे कौन है। उधर विपक्ष का नेता राजा स्वामी चुपके से जॉन से मिलने पहुंचता है। वह उससे पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। जॉन मुस्कुराकर कहता है, मैं भारत को अंदर से तोड़ दूंगा। यहां के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं हैं, इन्हें तानाशाही चाहिए। दूसरी तरफ थलापति अब भी जेलर से किया अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि विजी अपनी मां का सपना पूरा करे और एक दिन आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन विजी अब भी आर्मी का फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं होती। उसे अपनी पुरानी यादों और डर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसी बीच पत्रकार कायल भी धीरे धीरे थलापति को पसंद करने लगती है। थलापति देखता है कि विजी कायल की बात बहुत मानती है, इसलिए वह कायल से अनुरोध करता है कि किसी तरह विजी को आर्मी का फॉर्म भरने के लिए मना ले। कायल विजी को समझाती है, तुम सिर्फ फॉर्म भर दो, अगर आगे ट्रेनिंग पसंद नहीं आएगी तो छोड़ देना, लेकिन कम से कम अपने अंकल की खुशी के लिए एक कोशिश तो करो। काफी समझाने के बाद आखिरकार विजी आर्मी का फॉर्म भर देती है। यह देखकर थलापति बहुत खुश हो जाता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक विजी की नजर एक लाल रंग के टेडी बियर पर पड़ती है। उसे देखते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। थलापति समझ ही नहीं पाता कि एक साधारण खिलौने को देखकर वह इतनी डर क्यों गई। उधर नेवी के शहीद जवानों की जांच कर रही टीम को एक अजीब सी डिवाइस मिलती है। यह डिवाइस वैज्ञानिक करीम के पास भेजी जाती है। करीम जांच करने के बाद बताता है कि यह साधारण हथियार नहीं है, यह एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम का हिस्सा है। उसे यह भी पता चलता है कि अफ्रीका में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की कोशिश की गई थी और उस पूरे ऑपरेशन के पीछे जॉन का हाथ था। करीम सारी जानकारी एक फाइल में तैयार करता है। उसका इरादा यह फाइल सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का होता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच सके, जॉन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। करीम किसी तरह बच निकलता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भागते भागते उसकी मुलाकात विजी से होती है। वह पूरी फाइल विजी को सौंपते हुए कहता है, किसी भी कीमत पर यह फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो, यही पूरे देश को बचा सकती है। विजी बिना देर किए वह फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचा देती है।
लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस एक काम की वजह से अब वह खुद जॉन की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। मुख्यमंत्री तक फाइल पहुंचते ही जॉन को पता चल जाता है कि उसकी पूरी योजना का सबसे बड़ा राज अब सरकार तक पहुंच चुका है। लेकिन उसे यह भी मालूम हो जाता है कि वह फाइल विजी नाम की लड़की लेकर गई थी। इसलिए वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी तरह विजी को पकड़कर लाया जाए, क्योंकि उसे यकीन था कि करीम कहां छिपा है यह सिर्फ विजी ही बता सकती है। जॉन के आदमी विजी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें थलापति दिखाई देता है। उसे देखते ही सभी गुंडे डर जाते हैं और बिना हमला किए वापस लौट जाते हैं। जब वे जॉन को बताते हैं कि थलापति विजी के साथ रहता है, तो जॉन भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि कई साल पहले उसके आदमी थलापति से भिड़ चुके हैं और बुरी तरह हार चुके थे। उधर थलापति के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर विजीलाल टेडी बियर को देखकर इतनी क्यों डर गई थी। जेलर ने उसे कभी अपनी पत्नी का कमरा खोलने से मना किया था, लेकिन अब सच्चाई जानना जरूरी था। वह पहली बार उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर रखी अलमारी में उसे वही लाल टेडी बियर मिलता है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक पिस्तौल छिपी हुई होती है। तभी थलापति को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इन टेडी बियर के अंदर हथियारों की तस्करी की जा रही थी। विजी की मां को इस पूरे रैकेट का पता चल गया था। वह इसे उजागर करना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसकी हत्या करवा दी। उस समय छोटी सी विजी अलमारी में छिपी हुई थी। उसने अपनी मां की हत्या अपनी आंखों से देखी थी। यही वजह थी कि उसे बचपन से पैनिक अटैक आते थे और लाल टेडी बियर देखते ही वह डर जाती थी। थलापति ये बात पत्रकार कायल को बताता है। कायल अपनी जांच में पता लगाती है कि यह तस्करी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं थी। पिछले 15 सालों से पूरे देश में खिलौनों के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे। इस रैकेट से जुड़े लोग अब बड़े नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग बन चुके थे। इसी बीच जॉन एक नई चाल चलता है। वह अपने आदमियों से झूठ बुलवाकर विजी को यह विश्वास दिलाता है कि कार्तिक उसे बुला रहा है। जैसे ही विजी वहां पहुंचती है, जॉन के लोग उसे अगवा कर लेते हैं। वे लगातार उससे पूछते हैं, करीम कहां छिपा है? लेकिन विजी को कुछ भी नहीं पता होता। उधर थलापति को विजी के गायब होने की खबर मिल जाती है। वह तुरंत उसका मोबाइल ट्रैक करता है और सीधे उसी जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही जब वह विजी की हालत देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेला ही सभी गुंडों को बेरहमी से पीट देता है। जब जॉन को यह खबर मिलती है तो वह पहली बार वीडियो कॉल पर थलापति से बात करता है। जॉन कहता है, शायद तुम भूल गए हो, कभी तुमने मुझे गोली मारी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं, सरकारें बदलने वाला जॉन हूं। थलापति भी बिना डरे जवाब देता है, जिस दिन तुम मेरे सामने आए उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। यहीं से कहानी एक बड़े फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पता चलता है कि थलापति और जॉन की दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई थी। उस समय थलापति एक ईमानदार और निडर आईपीएस अधिकारी था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के एक ऐसे इलाके में हुई थी जहां राजा स्वामी नाम का नेता अपने गुंडों के दम पर पूरे इलाके में राज करता था। उसके इशारे के बिना वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता था। राजा स्वामी जहरीली शराब का धंधा करता था। उसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी थी। जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो उसके गुंडों ने प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पर हमला कर दिया। हालात बेकाबू होते देख सरकार ने वहां आईपीएस थलापति को भेजा। उसी दौरान एक महिला अपने पति की मौत के बाद इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। राजा स्वामी उसे डराने के लिए उसकी छोटी बेटी का अपहरण करवा देता है, लेकिन वह महिला फिर भी अपना आंदोलन बंद नहीं करती। जब थलापति वहां पहुंचता है तो वह राजा स्वामी को लड़की को छोड़ने की चेतावनी देता है। राजा स्वामी लड़की को वापस तो भेजता है, लेकिन उसे मारकर। मासूम बच्ची की लाश देखकर थलापति का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे राजा स्वामी के घर पहुंचता है। वहां राजा स्वामी और उसका बेटा उस बच्ची की मौत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर थलापति सबके सामने राजा स्वामी के बेटे को मार देता है और फिर राजा स्वामी को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तार कर देता है। लेकिन यहीं से
एक नई साजिश शुरू होती है। वरिष्ठ अधिकारी अमरीश लोकतंत्र से नफरत करता था। उसका मानना था कि भारत के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं हैं। इसलिए वह राजा स्वामी के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाता है और धर्म व जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने की योजना तैयार करता है। मंदिरों और मस्जिदों में विस्फोट करवाकर वह पूरे देश में दंगे फैलाने लगता है। जब एक गवाह अलिस थलापति को इस साजिश के बारे में बताता है तो थलापति अमरीश को रोकने पहुंच जाता है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी अमरीश थलापति पर गोली चलाता है, लेकिन गोली एलिस को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद थलापति जवाबी फायरिंग में अमरीश को गोली मार देता है। थलापति को जेल भेज दिया जाता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। राजा स्वामी थलापति को बताता है कि अमरीश मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया और अफ्रीका भाग गया। वहां उसने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कई देशों में तख्ता पलट करवाया। वहीं उसकी नई पहचान जॉन बनी। पिछले 15 सालों से वह भारत में खिलौनों के अंदर हथियारों की तस्करी कर रहा था, ताकि सही समय आने पर लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लगे। अब जॉन अपनी आखिरी चाल चलता है। वह मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों पर हमले करवाकर पूरे देश में दंगे भड़का देता है। मुख्यमंत्री का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी दौरान थलापति को पता चलता है कि करीम जिंदा है। वह करीम को बचाता है। करीम उसे ऐसे आधुनिक हथियार देता है जो जॉन के ड्रोन सिस्टम को हैक कर सकते हैं। थलापति विजी को अपने साथ लेकर जॉन के अड्डे पर पहुंचता है। करीम के लोग जॉन के ड्रोन का कंट्रोल बदल देते हैं और वही ड्रोन उसके आदमियों पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री बताते हैं कि उन्होंने कभी जॉन की मदद नहीं की। असली गद्दार उनकी सचिव शीला थी, जो शुरू से जॉन के साथ मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद शीला हेलीकॉप्टर लेकर जॉन को बचाने पहुंचती है। उसी समय विजी को भी याद आ जाता है कि बचपन में उसकी मां की हत्या करने वाला इंसान जॉन ही था। अब वह बिना डरे थलापति के साथ लड़ाई में उतर जाती है। विजी रॉकेट लॉन्चर से शीला के हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, जबकि थलापति और जॉन के बीच अंतिम मुकाबला शुरू हो जाता है। आखिरकार थलापति जॉन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके मरते ही पूरी साजिश भी खत्म हो जाती है और देश एक बड़े खतरे से बच जाता है। अंत में कहानी फिर उसी गांव में लौटती है जहां पुलिस अधिकारी लोगों को थलापति की कहानी सुना रहा था। उसकी कहानी सुनकर गांव वालों के अंदर हिम्मत आ जाती है। वे गुंडों का डटकर सामना करते हैं, बिना डरे मतदान केंद्र पहुंचते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसी संदेश के साथ फिल्म खत्म होती है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोग डर के आगे झुकने के बजाय सही फैसले लेने की हिम्मत दिखाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि थलापति का कौन सा सीन आपको सबसे दमदार लगा। और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीमर स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।